नमस्कार दोस्तों, आज हम ये पार्ट 5 है जो कि हेल्थ का पार्ट 2 होगा। जैसे कि हमने कहा था आपसे, इसको जो हम करेंगे, हम इसको कोरोना के हिसाब से जो हमने तमाम बातें की हैं, बजट का क्या विजन रहा है, क्या एलोकेशंस रही हैं, किस तरीके की सोच रही है, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, देश की एक्चुअल हालत क्या है, इन सभी बातों पर हमने पार्ट 1 में विस्तृत बात की है। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम उसका एक क्रिटिक देखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उसका एवेल्युएशन करेंगे, उसका डेटा एनालिसिस करेंगे, इन डेप्थ करेंगे। और इसमें जो वजह बनेगी वो ये बनेगी कि आपकी कि किस तरीके से जो हेल्थ का जो एलोकेशंस है, किस तरीके से ये फिगर इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, किस तरीके से जो राइज दिखा रहा है 137% का है, उसके अंदर क्या दिक्कतें हैं, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, इसका एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन में क्या दुश्वारियां आएंगी। तो ये तमाम बातें जो हैं, और ख़ास करके जो जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ना चाहती है टेलीमेडिसिन की तरफ, दवा का जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है उनका जो आउटलुक है, और जिस तरीके से प्राइवेट को इनक्रेज करने की बात की गई है, तो ये तमाम बातें जो हैं हम इसमें इन डेप्थ करेंगे और एक क्रिटिक करेंगे, ताकि आप फैक्ट के साथ और एनालिटिकल एबिलिटी को साथ इस आंसर को, इसका अगर इसको सवाल पूछा जाता है, इसका आप एक तरीके से इसकी विवेचना कर सकें। तो इसमें जो हम आपको सबसे पहले इसमें बताते चले, मैंने पिछले लेक्चर में भी इसे डिटेल से कवर किया था कि जो देश की इस वक्त की जो हालत है वो क्या है, कि हमारे पास इस समय हिंदुस्तान के अंदर 37,725 कुल सरकारी अस्पताल हैं, जिसके के अंदर आपका जिला अस्पताल आ जाता है, पीएससीज आ जाती हैं, सीएससीज आ जाती हैं। ये सब मिलाकर के जो है सिर्फ 137 करोड़ की आबादी के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूदा जो सरकारी अस्पतालों की गिनती है वो 37,725 है, यानी कि 40,000 भी नहीं है। और 137 करोड़ है, तो आप प्रपोर्शन लगा सकते हैं हम कितना पीछे हैं। इसके भी मैं कंट्रीज के हिसाब से मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा कि हमारी जो रैंकिंग है हेल्थ को लेके, हेल्थ की प्रायोरिटी को लेके क्या रही है। इसके साथ जो है अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो आपके जो है 11,54,686 हैं, यानी सिर्फ 12 लाख भी नहीं है। तो 11,54,686 डॉक्टर्स कुल रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर। और हमारे पास अगर हम इसको थोड़ा सा आंकड़े को और बढ़ा दें, इसमें इंक्लूड कर लें, तो 7,99,779 हमारे पास आयुष डॉक्टर हैं। यानी कि आप इसको देखें, इन दोनों को जोड़ दें, और इसके साथ अगर आप जो है डेंटल सर्जन को जोड़ दें जो कि रजिस्टर्ड हैं इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, वो आपके 2,54,000 हैं। तो इस आंकड़े को लगा लीजिए 20-21 हज़ार के करीब ये आंकड़ा जाता है। लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके 137 करोड़ कितनी आनी चाहिए, इसको आप लगा सकते हैं कि हमारे देश की इस वक्त जो हेल्थ केयर की जो है, खास करके जो गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर के अंदर सेक्टर है, वो कितना इस तरीके से कितना रिवोल्यूशनाइज एक तरह की क्रांति मांगता है। बजट में काफ़ी ज़्यादा विजन दिया गया है, काफ़ी आंकड़ों की भी व्यवस्था की गई, लेकिन एक तरीके से अगर आप रियल एलोकेशंस देखें तो वो मामूली बनतर से बजट हुई हैं। लेकिन ये आंकड़ा फिर भी 137% क्यों दिखा रहा है, हम इसका एनालिसिस करेंगे। इसके बाद जो बुनियादी बात आती है, अगर हम बेड की बात करें, तो हिंदुस्तान में अंदर इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है हमारी, वो 7,39,024 ये हमारे पास इस वक्त बेड हैं, जिसमें से कि 4,31,173 बेड जो हैं ये आपके शहरी क्षेत्रों में यानी कि अर्बन एरियाज के अंदर हैं। और इस तरीके से रूरल एरियाज के अंदर आपके 2,69,588 बेड हैं। तो इसको लगा सकते हैं आपकी हमारे यहाँ जो है कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं हेल्थ के अंदर। और इसके साथ अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, जिसको पीएससी भी कहते हैं, तो वो हमारे पास 29,899 है। यहाँ पर एक बेसिक लेवल है लेकिन जरूरी है, लेकिन आप इसको बता सकते हैं कि सिर्फ ये 30,000 के करीब है। 29,899 इसका राइट फिगर है, एक्चुअल फिगर है। और इसके साथ साथ जो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है यानी कि सीएससी जिनको कहा जाता है, वो आपके पास 5,668 हैं। तो इन आंकड़ों के लिहाज से आप बता सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। और अगर आप जिला अस्पतालों की बात करें, जो कि ज़्यादातर रेफर सेंटर के तौर पर जो मरीज हैं उनको वहाँ भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो स्टाफ है, जो ये सभी तमाम बातें हैं, और ये बहुत रियलिस्टिक बातें हैं, जो आदमी इनसे गुजरता है, इन चीज़ों को महसूस करता है, उसका जो दर्द होता है और उसका जो खर्चे की जो बात होती है, ये तमाम बातें जो है ये उसको किस तरीके से हर्ट करती हैं। तो इनकी जो संख्या है 137 करोड़ की आबादी में, हमारे पास जो जिला अस्पताल है वो हमारे पास 1,003 है सिर्फ। तो यानी देखें कि इसकी तो ऑलमोस्ट ये एक तरीके से बहुत ही कम है आंकड़ा, मतलब हैरान करता है, ये चौंकाता है। इसके साथ अगर आप आयुष अस्पतालों को जोड़ देंगे तो वो 3,744 हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका मानवीय पक्ष पे हम ज़्यादा इस पर जोर दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कुल बेड की जो संख्या है वो 55,242 ये जो है आपकी जिला अस्पतालों के अंदर है। तो आप इस डेटा से आप ये बता सकते हैं। तो ये जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के डेटा है हमारे पास, ये 2019 के डेटा है हमारे पास इस वक्त ये। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें, तो 80% जो से अधिक जो आबादी है उसके पास किसी तरह का एक तरीके से मेडिकल कवर नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रेगरिंग रेट है। इसके
इसके मद्देनजर आप बजट को देखें, उसके एलोकेशंस को देखें, तब आपको पता लगेगा कि ये कितनी ज़्यादा भयावह स्थिति है और इसके जो सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं वो सुनने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो क्रियान्वित जब होंगे तो उसके लिए जो तमाम दिक्कतें आएंगी उसके लिए क्रिटिकल एवेल्यूएशन चाहिए, जो कि हम इस पर्टिकुलर इसके अंदर हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इसके साथ अगर प्रमुख देशों के साथ अब स्वास्थ्य की सेवाओं पर अगर खर्चे की बात करें, अमेरिका का 17% ऑफ जीडीपी है, जर्मन जो है वो 11.2% है, फ्रांस 11.2% है, ब्राजील जो कि ब्रिक्स नेशन है, हम ब्रिक्स नेशन में भी काफी पिछड़ रहे हैं, इसको मैं बताता चलूं, ब्राजील के अंदर 8.3 है, रशिया 7.1 है, चाइना 5 है और बांग्लादेश 2.3% ऑफ अपनी जीडीपी का वो देता है। अफगानिस्तान है स्टैगरिंग है, शौकाता है 8.2% है, नेपाल 5.8% है, पाकिस्तान आपका 3.2% है। तो ये आप देखें कि किस तरीके की जो एक तरीके से इसमें जो कमी है आपकी वो 14 लाख डॉक्टरों की कमी ऐसी बताई जा रही है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा है। तो 20 लाख नर्सों की आप इसको इमेजिन करें, 20 लाख नर्सों की कमी है हमारे पास। जो ये मौजूदा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें 10,198 लोगों पर केवल एक सरकारी डॉक्टर है, सिर्फ एक सरकारी डॉक्टर अगर ये 10,198 लोगों पे है तो आप समझ सकते हैं कि तो उनका कितना कार्यभार होगा। और इसमें ये देखिए डॉक्टर जो मेडिसिन जो है उसमें आपका हृदय रोग के अलग होंगे, हड्डियों के ऑर्थोपेडिक सर्जन अलग होंगे, इसमें सर्जन अलग, न्यूरोज अलग चाहिए। तो ये जो है ये जनरल आप ये लगाइए कि इन सबको मिला करके भी है, तो आप ये लगाए कि अगर किसी को हड्डियों को डॉक्टर है तो ये संख्या जो 10,198 की है ये कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी अपने आप में। जिस तरीके की जैसे हिली रीजन आजकल उत्तराखंड के बारे में जिस तरीके से चमोली में जाए उसको अगर लेकिन हिली रीजन से लोगों को नीचे जो है वो ऋषिकेश तक आना पड़ता है पहाड़ों से, ऐसा सुनने में आया है। तो एम्स जो है आपका वहां पर है, तो उनको आने जाने में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो देहरादून जो उनकी राजधानी है, तो पहाड़ों का जो सफर है आप उसको समझ सकते हैं। साउथ से आप लगाएं जो महाराष्ट्र के जो इंटीरियर्स है, रूरल इंडिया में आप देखें जाके, तो ये जो फिगर है 10,198 जो है ये आधी अधूरी फिगर बता रही है एक सरकारी डॉक्टर। लेकिन अगर आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की बात करें तो ये फिगर जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जो बात आती है ये हमारी रियलिटी है हेल्थ स्ट्रक्चर की, इसके बाद हम बजट का आकलन और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप देखें 483 लोगों पर केवल एक नर्स उपलब्ध है, 483 आप ये लगाएं उसमें जिस तरीके से, और 1,000 पर एक डॉक्टर की जो सिफारिश की है WHO ने, यानी 1,000 पर एक डॉक्टर है और हमारे पास 10,198 पर एक डॉक्टर है, तो आप लगा लीजिए 10 गुना। तो इसको अगर हम जिस तरीके से आप इसको अगर हम रैंकिंग की बात करें, जो हमारी जो देश की जो रैंकिंग है, जो मौजूदा स्थिति है वो ये है हमारी की जो स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में जो देश में अभी बहुत कुछ करना है, तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के मामले में 180 देशों का जो एक तरीके से उसमें जो रैंकिंग है हमारी, वो भारत 145वें स्थान पर है हेल्थ को लेकर के। और अपने बजट में स्वास्थ्य को प्राथमिकता, यानी कि स्वास्थ्य को, हेल्थ सर्विसेज को या हेल्थ आउटलेज को प्रायोरिटी देने में जो हमारी जो है वो आपको चौंका देगी। 159 मतलब 189 नेशंस के अंदर हम 170 यानी कि नीचे से हम 10वें नंबर पे हैं। तो आप ये लगा लीजिए हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, इतने सालों से हम क्या करते रहे हैं। जो बजट की जो एलोकेशन है इन सब के मद्देनजर ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन अगर आप मीडिया में देखें, अगर आप टीवी चैनल्स पे डिबेट्स देखें, आप जिस तरीके से जो इस तरीके मार्केट्स का सेंसेक्स देखें, तो आपको लग रहा है बहुत क्रांतिकारी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं है। आप ये देखिए कि चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, उसके मुकाबले में कोशिश अच्छी है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो एलोकेशन है उनके अंदर जो एक तरीके से जो जादूगरी हुई है, हम उस जादूगरी पे भी डिटेल से मंथन करेंगे। तो ये हमारी जो है, और इसमें मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, जो हमारी भर्ती दर है उसमें जो कमी है वो ये है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की बात करें तो अस्पताल के अंदर भर्ती की जो दर है, जो एडमिट होने की जो दर है, वो बहुत ही कम है, आपको चौंका देगी। यह भी 3 से 4% है, यानी 96% को तो एडमिट होना ही नहीं है, या इसकी कोई सुविधा नहीं है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसके आंकड़ा जो है ये बहुत कम है, हैरान करता है। इसके मुकाबले जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, यानी कि जो मध्यम आय के जो वर्ग हैं, उन देशों के अंदर जो अस्पताल में भर्ती होने की दर है वो 8 से 9% है। तो अब ये देखें कि हम विश्व में बनना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले परचेजिंग पावर पीपी टर्म्स में हम कहाँ पर, तो इन तमाम बातों के बाद में अगर आम आदमी को नहीं मिल रहा है तो इलाज का खर्च अगर घटे, उस तक इलाज पहुंचे, पहले हम पहुंचा तो दे, इस तरीके से हम ट्रेन करें, हमारे प्रोफेशनल्स को ट्रेन करें, उसकी कितनी कमी, ये मैंने सब पिछले लेक्चर में डिटेल से कवर किया है। तो सरकार ने इसके लिए सुझाव अच्छे दिए, कदम अच्छे उठाए हैं, लेकिन जो बजट है मुझे फिर भी लगता है, अगर हम उसे ईमानदारी से करें, जिस तरीके से मैंने डेटा पढ़ा है, अनेक्शर्स पढ़े हैं, तो वो बहुत कम है। वो कैसे कम है हम उसको अभी आगे बताते हैं, उसको साबित भी करेंगे हम। और खास करके जो कोरोना ने जो एक्सपोज किया है हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर को, तो इन कमियों के मुकाबले में हम कहाँ हैं, क्यों हैं, हमें क्या करना चाहिए, इन सब का एनालिसिस हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर करेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें
हम ये कहें कि कोरोना का जो असर है स्वास्थ्य बजट 137% है, ये बात मुख्यतः से हर जगह आपको सुनाई दी थी। ये 2.23 लाख करोड़ खर्च होंगे। पिछली बार जो था 94,000 करोड़ था, 35,000 करोड़ इसमें कोविड में खर्च हो जाएंगे, जरूरत पड़ती और मिलेंगे, ये सब कहना है। तो तीन क्षेत्रों में अगर इसे हम लब्बो लुभाव के तीन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। एक तो रोकथाम, उसके बाद उपचार, उसके बाद देखभाल। इसकी भी बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। तो इसको देखा जाए तो कोरोना काल में उम्मीद जताई जा रही थी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ना कुछ खास मिलेगा। जो ये आंकड़ा है, हमारी दिलचस्पी इस आंकड़े का एनालिसिस करने में है, किस तरीके से ये एक तरीके से जो इसमें जो और ये आपको पता भी होना चाहिए एज ए स्टेटिशियन, एज इकोनॉमिस्ट या एज हेल्थ कंसर्न, एक सिटीजन के तौर पे भी आपको इसकी बारीकी समझ में होनी चाहिए कि सरकार जो है हमें किस तरीके का आंकड़ा दे रही है और उसका जो आप डेविल्स लाइज इन द डिटेल्स जैसा कहा जाता है। तो ये किस तरीके का है, तो इसमें जो मुख्यतः अगर हम इसकी बात करें तो कोविड पेंडेमिक जो था, फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो ये 137 करोड़ का जो इंक्रीज है, ये स्पेंड किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर हेल्थ एंड वेलबींग। आप ये टर्म जो है आप इसको याद रखें, फैमिली वेलफेयर भी उसको कहा जाता है, लेकिन हेल्थ एंड वेलबींग इन हर बजट ऐसा कहा था। और ये 6 प्रमुख जो उन्होंने स्तंभ बताए थे जिस पे ये बजट आधारित है, उसमें जो हेल्थ है बहुत प्रमुखता से आता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा खोल लें, थोड़ा सा समझ लें इसको डेटा के साथ, जो एक्चुअल एलोकेशन है जो हेल्थ की, वो कितनी है यहाँ पर, तो वो जो हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है आपकी, जो एक तरीके का नोडल आर्म की तरह काम करता है सेंटर का पब्लिक हेल्थ के अंदर। तो पब्लिक हेल्थ में फिर से कहूंगा आपसे, तो ये जो है कि जो इसका इंक्रीज है, ये बजट जो है फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर बहुत छोटा है। फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए हमारा जो था 2.24 लाख करोड़ की थी हेल्थ एंड वेलबींग एलोकेशन जो थी। इसके अंदर जो गणित आता है वो ये है कि 71,269 करोड़ जो है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 71,269 करोड़ जो है ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए दिया गया है। 2,663 करोड़ जो है ये आपका हेल्थ रिसर्च के लिए दिया गया है, और 2,970 करोड़ जो है ये आपका आयुष के लिए दिया गया है। 35,000 करोड़ जो है आपका कोविड की वैक्सीनेशन के लिए दिया गया है, वैक्सीनेशन के लिए दिया गया है। इसके बाद जो 60,030 करोड़ है, 60030, 60,030 करोड़ जो है ये आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के लिए दिया गया है। यानी कि 60,000 करोड़ के करीब जो है वाटर और सैनिटेशन, इसको इसमें मिला दिया गया है। इसके बाद जो है कि 2,700 करोड़ जो है वो आपका न्यूट्रिशन का है। इसके अंदर ये जो आपका 2.24 लैक्स की हम इसके अंदर का इंटीजर बात करेंगे, मैं आपको चार्ट से भी दिखाऊंगा, उसको अगली आगे की स्लाइड्स में वो मिल जाएगा आपको। इसमें 7 स्लाइड्स होंगी। तो इसके अंदर जो बुनियादी बात है वो ये आती है कि न्यूट्रिशन के लिए जो है आपका, अभी इससे लगा सकते हैं कि 2,700 करोड़ सिर्फ बहुत कम है। और इसमें 39,214 करोड़ जो है, ये जो फाइनेंस कमीशन जो 15वां फाइनेंस कमीशन जो है, उसकी जो ग्रांट है राज्य सरकारों को वाटर एंड सैनिटेशन और हेल्थ के लिए, जो ये है 39,214 करोड़ की, इसको भी इसमें जोड़ दिया गया। इसलिए ये डाटा जो है बहुत ज्यादा राइज दिखा रहा है। इसके साथ अगर आप इसका ख्याल रखें कि जो ड्रिंकिंग वाटर है और जो सैनिटेशन है, ये पहले जो है ये आपके जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आते थे। और जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स जो सेंटर की थी, ये जो आपके हेड होते थे न्यूट्रिशन, जिसके अंदर आपने 2000 इसको कहते हैं 700 करोड़ का जो है, ये पहले आपके जो थे, ये जो मंत्रालय था आपका, ये आपका आता था इसमें वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के मंत्रालय के अंदर। तो आप ये देखें, इसमें एक तो ये इसमें बड़ी फाइंडिंग है इसकी। इसके बाद जो है कि अगर हम इसको और ज्यादा तसल्ली करना चाहें तो हेल्थ और क्लीन जो सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन, ये एक तरीके से इंटरसेक्शन के तौर पर इसको देखा जाएगा अब इस बजट में। और इसमें जो सरकार का जो गोल है, केंद्र सरकार का जो गोल है कि वो जो 2.5% है, ये मैंने लेक्चर में भी कवर किया था कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो रही है 2017 की, उसका जो विजन था कि जो 2.5% जो है हेल्थ का 2025 तक खर्च करना, भी लगा लीजिए अमेरिका 17, अफगानिस्तान 8.3, नेपाल 5.8, बांग्लादेश आपका, यानी कि ये सारी पाकिस्तान 3.8 अब लगा लीजिए। इसके बाद हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो विजन है हमारा, ये 2.5% है। तो ये विजन 2025 तक की बात की गई है। तो इसमें जो है कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो है आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ाया गया है, और ह्यूमन रिसोर्स का क्रिटिक है, मैं आपको बताऊंगा उसे भी। तो ये हमारा जो है इसका बारीक एलोकेशन है कि किस तरीके से जो ये आपका जो फिगर है, जो 137% का जो हाइक दिखा रहा है, तो इसमें देखिए मंत्रालय में जो इंटरसेक्शनैलिटी है, इस पे ख्याल कीजिए। इसके बाद अगर हम कोविड की बात करें, तो जो कोविड का एक्सपीरियंस था वो काफी बुरा रहा था विकसित देशों के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। लेकिन इंडिया जो था, एक तरीके से हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वीकनेस है, उसको उसने खोल के रख दिया। अगर आप इसमें एग्जाम्पल लें, अगर आप दिल्ली और मुंबई की बात करें, तो जिस तरीके से, एक तो हमारी जो दिल्ली है पॉलिटिकल कैपिटल है, मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है इस देश की, उन्होंने एक तरीके से जिस तरीके जो राइजिंग नंबर आ रहे थे, डेंजरसली जो क्लोज हो रहा था हेल्थ केयर के अंदर,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एक तरीके से स्टैगरिंग चौंका रहा था। हम जो रिपोर्ट्स देख रहे थे, महाराष्ट्र जिस तरीके से लीड कर रहा था, दिल्ली में जो हालत में भयावह स्थिति बन गई थी, तो ये जो सारी बातें हुई थी, इससे जो है आपका कोविड हॉस्पिटलाइजेशन जहां पर पीक कर गया था, यानी कि बहुत बढ़ गया था, तो फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर जो है आपका जो एलोकेशन किया गया है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए, ये जो है रियल टाइम आंकड़ों में अगर हम आंकड़ेंगे तो ये सिर्फ तकरीबन 10% के करीब है। तो यानी कि 9.8 10 मान लीजिए आप, तो 10% के करीब है, ये ज्यादा है फाइनेंशियल 21 के जो बजटरी एस्टिमेट है। इसको हम साबित करेंगे कैसे है ये, तो ये दूसरी फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है कि ये जो 11% है, ये रिवाइज एस्टिमेट के से जो उस साल के लिए, उससे रिवाइज एस्टिमेट से 11% की कम है। तो ये बड़ी एक तरीके से एक और फाइंडिंग है इंटरेस्टिंग, वो कैसे हम उसको भी बताएंगे। इसके बाद जो है, इसके बाद जो सरकार के पास जो रीजन है, तो एक तरीके से अपने को एक तरीके से और देख ले आंकड़ों में, जिस तरीके से ये थोड़ा हुआ है या स्टैटिस्टिकली इसको इन्फ्लेट करके बढ़ा कर दिया गया है। तो इसको अगर आप देखें तो जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, जो मैनेजमेंट देख रहा था कोविड का, किस तरीके से कोविड का रिस्पॉन्स इस देश में हुआ था, तो उसका जो रिवाइज एस्टिमेट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एक्सपेंडिचर, वो जो है कि ट्वाइस उसको कर दिया गया है, जो कि बजटेड था। तो इसकी जो एक तरीके से देखें तो ये जो है कि इसमें जो 25% जो इंक्रीज हुआ था इसके जो एलोकेशन के अंदर, वो जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर जो आएगा आपका, जो बजट में इसमें जो पैराडाइम्स हैं, तो उसको आप स्केल नहीं कर सकते आखिरी वक्त पर, यानी इसको 11th आवर में अगर आप उसको स्केल करने की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि बजट का जो एलोकेशन है, जो आउटलेज है, इसको पास होने की कई सारी स्टेजेस हैं, और इसका जो पैसा जो वो खर्च भी नहीं हो पाता पूरा, ऐसे आपको आंकड़े मिलेंगे, मिलते रहे हैं, हमने बात भी की है पिछले लेक्चर्स में। तो इसमें जो है कि, तो आपकी ये, और दूसरी इसमें जो बुनियादी जो दिक्कत है, जो बहुत रियल दिक्कत है, वो ये है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनमें खर्चा होना है, उसमें एक डिस्पैरिटी है। किसी में कुछ अच्छा है, किसी में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं। तो इस स्टेट की जो डिस्पैरिटी को है, इसको और एड्रेस किया जाना चाहिए था बजट के हिसाब से या पैसों के हिसाब से, वो नहीं किया गया है। तो इसमें भी एक थोड़ी दिक्कत है। इसके बाद अगर आप देखें कि जो स्टेट्स हैं, उनको एक तरीके से जिम्मेदारी होती है कि वो 60% पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर का करें, जो उनकी स्पेंडिंग, ताकि उससे और ज्यादा जो डिफरेंट स्टेट्स में है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो उस जो पेंडेमिक का जो आर्थिक जो एक तरीके का असर हुआ है, जो इम्पैक्ट हुआ है, उससे क्या है कि सेंटर की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, खास करके हेल्थ केयर कैपेसिटी को लेके। और उसके बाद अगर हम कोविड की वैक्सीन की बात कर लें, तो ये एक तरीके से नियरली जो है, अगर ये 2 डोज के लिए, एक डोज आपकी 250, 2 डोज अगर आपकी 500 के लिए होगा, तो ये आपकी आधी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए है। लेकिन उसमें भी थोड़ी दिक्कतें हैं। तो जो इसकी प्राइसिंग है, ये एक तरीके से ये मतलब काफी ज्यादा महंगी हो जाएगी काफी ज्यादा सेक्शंस के लिए कुछ महीनों के बाद। तो इसमें जो इस चीज को मद्देनजर उन्होंने कहा है कि हम बजट का पैसा बढ़ा देंगे, लेकिन कितना बढ़ाएंगे। तो जो वित्त मंत्री ने ये जो कहा है, इस बात को अगर आप देखें कि ऐसा क्यों कहा गया है, इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप यूपीएससी के हिसाब से सोचते हैं, तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो 500 रुपए 2 डोज के लिए रखा गया है, ये जो प्राइसिंग आएगी आने वाले वक्त में जो है, ये सिर्फ आधी पॉपुलेशन को कवर करेगी। तो आधी फिर भी रह जाएगी, और उसके लिए ये ज्यादा होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम इसको जंप कराएंगे, कि हम इसको बढ़ाएंगे। लेकिन आप ये इमेजिन कर सकते हैं हमें कितना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद जो एक और बुनियादी चीज आती है, ये अच्छा है कि सेंटर ने उसे क्लियर कर दिया था, लेकिन इस वजह से कि वित्त मंत्री ने कहा था कि हम उसे बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने बात, ये कहां से आएगा, 35,000 का आंकड़ा कैसे आया है, इस पर बजट खामोशी बरतता है। तो अगर आप इसमें देखें कि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा जंप देखा गया है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, तो ये एक हेल्दी फ्यूचर की तरफ ये इशारा करता है, जो कि सही भी है। तो सेंटर एक तरीके से फॉरवर्ड थिंकिंग को लेके आया, किस तरीके से आयुष का जो एलोकेशन था, वो एक्चुअली 1,000 रुपये घटा दिया गया है। और पीएम जन आरोग्य योजना जो है, ये एक तरीके से ये इसको भी थोड़ा सा कम कर दिया गया है। जो अलोकेशन है, ये कैसे मेंटेन होंगे 2022 के अंदर, ये एक चुनौती है। तो अगर अब हम रियल की इसकी बात करें कि ये किस तरीके से हुआ है, हेल्थ का जो जंप है 2020-21 से, ये करीब करीब 84% है इन आंकड़ों के हिसाब से। तो जो हेल्थ एंड वेलफेयर का है, अब इस पर बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि जो आम बजट है, इसमें जो कल्याण, जो स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े क्षेत्र के लिए जिस तरीके से 2,23,846 करोड़ ये ओवरऑल है, तो 2,24,000 को सिंप्लीफाई करके कह रहे हैं, लेकिन 2,23,846 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो इस मद में जो पिछले साल था, वो करीब आपका था 94,452 का था। तो इससे आंकड़ा निकलता है। तो इस प्रकार ये इसमें कहा जा रहा है, इसको ओवर सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो 137% की वृद्धि हुई, जो कि टेक्निकली सही है। लेकिन इसका हम अब देखेंगे कि इसमें खेल क्या है, इसमें छुपा क्या है, और इसमें बताया क्या गया है, और इसमें क्या चीजों को डेलिबरेटली छुपाया गया है। तो प्रधानमंत्री, अगर हम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत
6 वर्षों के अंदर, फिर से मैं बोल रहा हूँ 6 वर्षों के अंदर 64,180 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो यानी कि आप एवरेज एक साल के लिए लगा लीजिए, करीब करीब 10,000 करोड़। पॉपुलेशन आपकी 137 करोड़ की है। अभी जो आपकी जो हेल्थ की जो स्थिति है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, तो आप लगाइए 10,000 में आप क्या क्या करेंगे। इसके बाद जो है आपके साथ जो इसका जो जरिए जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो टर्शियरी स्वास्थ्य की जो प्रणाली है उस क्षमता को विकसित करना, यानी कि हम अभी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को ही विकसित करने में ये लगाएंगे। तो क्या ये 6 सालों के अंदर हम यही करते रह जाएंगे और इसके लिए 64,000 यानी कि 10,000 करीब करीब आपका एक साल में क्या पर्याप्त है? तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन इसके बाद जो इसको देखें तो मौजूदा संस्थानों को मजबूत किया जाएगा। बीमारियों इसमें सैलरी में भी काफी चला जाता है, उस पर हम इकोनॉमिकली जब हम करेंगे उसे तब देखेंगे। तो बीमारियों का पता लगाने के लिए अनुसंधान पे इस पे जोर दिया गया, जो कि एक अच्छा कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। तो ये योजना जो है स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। तो यूपीएससी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होगी आपकी कि ये जो योजना है सरकार की, ये जो है आपका नेशनल हेल्थ मिशन से अलग करके होगी। जो कौन सी वाली योजना जो है, जो 64,180 करोड़ के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो इसका जो है नेशनल स्वास्थ्य मिशन से ये अलग करके होगी। तो ये एक बुनियादी फर्क है। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये फर्क पकड़ लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ट्रिकी तरीके से यूपीएससी की लैंग्वेज आती है उसमें ये बात पे आपका एक आंसर सही भी हो सकता है और आपका एक आंसर गलत भी हो सकता है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि एक एक नंबर पे कितने हजारों लोग रुके होते हैं। तो इसके बाद जो अगर हम बात करें तो 17,788 ग्रामीण और 11,024 जो है ये शहरी स्वास्थ्य की देखभाल केंद्र को सहायता करेगी। तो योजना जो है वो ये है कि वो ये कहती है, इसके तहत जो है 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य की देखभाल केंद्रों को सहायता दी जाएगी। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 17,788 रूरल को और 11,024 शहरी स्वास्थ्य को देखभाल केंद्रों को सहायता दी जाएगी। तो 11 राज्यों में सभी जिलों के अंदर, जो 11 राज्य हैं उनके अंदर जितने जिले हैं उसके अंदर जो ब्लॉक हैं, यानी ब्लॉक की मैं संख्या बताता चलूं आपको, 3,382 ब्लॉक्स हैं, जिसमें कि जन स्वास्थ्य केंद्र, यानी फिर से कहता हूं 3,382 जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर जो जन स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनके अंदर जो एकीकृत जो जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। तो आपको ये रखना याद होगा कि कितने राज्य, 11 राज्य और सभी जिलों में, और इसके जो ब्लॉक हैं 3,382 ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर जन स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर एकीकृत जो है आपका जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद जो है कि 602 जिलों के अंदर जो है आपकी, जैसा कि मैंने जिला अस्पताल की संख्या बताई थी 1,003 है, तो 602 जिलों के अंदर जो है गंभीर सेवा अस्पताल खंडों को और 12 केंद्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। हम इनका आंकड़न देंगे। अभी देखिए जो ये पैसा खर्च होना है ये इस तरीके से खर्च होगा, तो आपको इस सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एनसीडीसी की अगर हम बात करें, जो कि आपका नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, तो नेशनल सेंटर जिसको कहते हैं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, यानी कि एनसीडीसी इसको पॉपुलरली कहते हैं। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है, इसकी जो है 5 क्षेत्रीय इकाइयां और इसके बाद 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा, या उसे बल दिया जाएगा, या इसको सुदृढ़ किया जाएगा। तो सभी जन स्वास्थ्य जो प्रयोगशालाओं से जोड़ने के लिए जो होगा, उसके लिए सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि एकीकृत स्वास्थ्य पोर्टल को भी सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार किया जाएगा। तो यानी कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको बढ़ाया जाएगा, उसको मजबूती दी, जो कि स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें बहुत कुछ किया जाना चाहिए। और इसके बाद जो है कि जो ये योजना है, इसके तहत जो है आपका 17 नए जन स्वास्थ्य इकाइयों को क्रियान्वित बनाना, और प्रवेश केंद्र में जैसे आपके 32 हवाई अड्डे हैं, 11 बंदरगाह हैं, 7 आपकी सीमा चौकियां, 33 मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों को, इनको मजबूती। तो ये पैसा जो है ये इस तरीके से खर्च होने का सरकार का संकल्प है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देश के अंदर जो है हिंदुस्तान में 15 आपातकालीन स्वास्थ्य ऑपरेशन केंद्र, इसके साथ 2 मोबाइल अस्पताल, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। और इसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, और ये आपको जाननी भी चाहिए, तो विश्व WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, जो कि WHO की मदद से होगा ऑफ कोर्स। और इसके बाद जो होगा एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, 9 बायो सुरक्षित, और ये लेवल 3 मैंने आपको पहले भी कहा था, स्तर 3 प्रयोगशालाएं और 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु संस्थान की स्थापना की जाएगी। इनके डिटेल्स हम
हम पिछले लेक्चर में अच्छे से कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं टीकाकरण की। तो जो कोविड-19 के जो टीके हैं, इसके लिहाज से 35,000 करोड़ रुपए, ये काफी हेडलाइन बनी थी। इसके बाद इस कोरोना टीके को निःशुल्क लगाए जाने की उम्मीद है। मैं फिर से बोलता हूँ, सरकार की वैसी उम्मीद है, लेकिन साथ में देश भर का अगर न्यूमोकोकल जो टीकों के उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है, जिसमें कि हर साल जो है 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचा जाएगी। बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमारे बच्चे जो है नौनिहाल जो हैं, 50,000 हम एक साल में खो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। तो न्यू कोकल इसके लिए जिस तरीके से पोलियो के लिए किया गया था टीकाकरण, उसी तरीके का ये चलाना चाहिए। तो न्यूमोकोकल जो टीका है, ये निमोनिया, सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस के लिए ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी में। बायोलॉजी से रिलेटेड, हेल्थ से, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, न्यूमोकोकल जो टीका निमोनिया, सेप्टिसिमिया और मोनोजाइटिस जैसे घातक संक्रमण जो हैं, ये इनके खिलाफ प्रभावी होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूमोकुलर निमोनिया के अलावा किस किस के लिए, तो सेप्टिसिमिया, मेनिंजाइटिस और इसके साथ साथ ये इन घातक संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी होता है। और ये भारत में निर्मित जो न्यूमोकोकल का जो टीकाकरण है, अभी केवल 5 राज्यों तक सीमित था, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया है। तो आपका जैसे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो ये हम लास्ट लेक्चर में इसको अच्छे से हम बता चुके हैं। तो किस विभाग को कितना मिला, अब हम आ जाएंगे आंकड़ों का एनालिसिस करने की स्थिति में। तो किस विभाग को कितना मिला, तो 26,663 जो है, इतना करोड़ जो है आपको स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को हिस्से में आया, इससे शोध को बढ़ावा मिलेगा। 2,970 करोड़ जो है ये आपका आयुष मंत्रालय को मिलेगा। पिछले साल इसको जो है पिछले साल करोड़ रुपए मिले थे। इसमें जो है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि करोड़ स्वास्थ्य संस्थान के साथ परिवार कल्याण विभाग 35,000 करोड़, इन सारी चीजों को लेकर के जो आपके साथ जो जिस तरीके का डेटा है, माफ कीजिएगा, हमें जो इसमें पार्ट 3 बनाना पड़ेगा, ताकि ये सारी चीजें जो है उसको अच्छे से कवर कर सके, जो एक्चुअल डेटा है। अब हम इन डेटा पे हम अगले लेक्चर में जो है उसको बहुत डिटेल से हम समझाएंगे, समझा सकेंगे। और इसके साथ एक पार्ट और हमारा और कवर हो जाएगा, तो आपको ये जो हेल्थ का और बजट का जो एक तरीके से जो ये एक तरीके से डायनामिक्स है, जो हेल्थ कोऑर्डिनेशन है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।